हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम शुरुआत करने वाले हैं अपने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को और उसका हम लोग फर्स्ट फीचर्स पढ़ेंगे, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, और एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितना कुछ भी आपको फीचर्स दिया हुआ रहेगा वो किसी न किसी कंट्री के एग्जाम्पल से बताया हुआ रहेगा, है ना। जैसे हम लोग अभी ये पहला हम लोग का ये फीचर्स है, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी आपको फीचर्स मिलेंगे वो सारे के सारे फीचर्स किसी न किसी कंट्री के बारे में बताया हुआ है, और उससे फिर हम लोग अपने फीचर्स को निकालेंगे और फिर उससे रिलेट करेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी में क्या फीचर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला केस है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के केस के बारे में। आखिर पाकिस्तान में किस प्रकार से वहाँ पे सिस्टम था, है ना, और पाकिस्तान में किस प्रकार से डिसीजन लिया जा रहा था, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी था या फिर नहीं था, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला लिखा हुआ है कि इन पाकिस्तान बिफोर 1999 देयर वाज डेमोक्रेसी। 1999 के पहले तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी था। अब चूंकि डेमोक्रेसी था तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट होंगे, है ना, तीनों फॉर्म ऑफ जैसे हमारा यहाँ पे था लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था, जुडिशियरी था, वो भी वहाँ पे होंगे, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब यही होता है। तो पाकिस्तान में 1999 के पहले डेमोक्रेसी था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बट इन अक्टूबर 1999 फिर से अक्टूबर 1999 में ही जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कॉप। ध्यान से सुनिएगा इस नाम को, क्योंकि ये बार बार आपको आगे आने वाले लेक्चर में मिलेगा। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ उस समय पाकिस्तान के मिलिट्री में बहुत ही बड़े पोस्ट पे थे। अब देखिए मिलिट्री में ना बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, जैसे कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, जनरल हो गया, ये सब क्या है मिलिट्री में बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैं। तो उस समय पे जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे ना, वो मिलिट्री में जनरल के पद पर थे, और ये पद बहुत ऊंचा वाला पद होता है ना, बहुत ही रेपुटेटेड होता है। तो ये क्या था, मिलिट्री का ये बहुत ही बड़ा लीडर था, बहुत ही बड़ा उनका पोस्ट था वहां पे। अब क्या हुआ, ही ओवरथ्रू जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में चलेंगे, इसके बैकग्राउंड में, और इस कहानी को यहाँ पे हम लोग रिलेट करेंगे कि आखिर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। देखिए पाकिस्तान में 1999 के पहले डेमोक्रेसी था, और डेमोक्रेसी जब था तो उस समय पे वहाँ के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। याद रखिएगा, उस समय के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ उस समय के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, नवाज शरीफ। और चूंकि नवाज शरीफ से पाकिस्तान इतनी अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा था, वो पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो मिलिट्री का जो बहुत बड़ा पोस्ट पे एक इंसान था, जो था हमारा जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुमसे जो है ना पाकिस्तान चल नहीं रहा है, तो तुम यहाँ से हटो, हम पाकिस्तान पे अब कंट्रोल करेंगे। क्या कहा परवेज ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा नवाज शरीफ से कि देखो भाई, तुमसे पाकिस्तान चल नहीं पा रहा है, तुम इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम यहाँ से हटो, हम पाकिस्तान को अब चलाएंगे। तो ये क्या किया जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, यानी कि लोगों ने उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था, है ना, तो उसको वहां से हटा दिया गया जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। तो पहले जो सरकार था ना पाकिस्तान में, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, यानी कि लोगों ने उनको चुना था। लेकिन यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं, उसको हटा देते हैं, और खुद वहां पे पाकिस्तान की गद्दी पे बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान पे रूल हम करेंगे, पाकिस्तान को हम चलाएंगे, हमको जैसे चलाना होगा हम वैसे पाकिस्तान को चलाएंगे, ये परवेज कहते हैं उस समय पे। और इसको हटाने के बाद जनरल परवेज अपने आप को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव भी घोषित कर देते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान का जो भी करता धरता है ना, मतलब कि जो भी काम होगा, जो भी मेजर डिसीजंस होंगे, वो सारे के सारे डिसीजंस जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा लिया जाएगा। यही हो गया हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे के सारे जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा ही लिया जाएगा। यहाँ पे अब कहीं पे भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि परवेज ने उनको हटा दिया वहां से, है ना, जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको वहां से हटा दिया, और वो खुद बन गए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को लोगों ने चुना, क्या नहीं चुना ना।
और चूंकि ये मिलिट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो अब हम इसे किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में रख सकते हैं, तो हम लोग इसे डिक्टेटरशिप में रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पिछले लेक्चर में ही पढ़े हुए हैं 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पहला मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। और यहाँ पे मोनार्की तो है नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ राजा तो है नहीं, क्योंकि ये है क्या, मिलिट्री के बहुत बड़े लीडर हैं। तो ये हो गए हमारे पाकिस्तान में अब डिक्टेटरशिप। तो आप यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1999 के पहले तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी था, लेकिन 1999 के बाद 1999 के बाद पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आ गया, जिसको कि लीड कौन कर रहे थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। और जब उन्होंने नवाज शरीफ को वहां से हटाया और हटाने के बाद वो खुद यहाँ के बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान। समझ में आ गया। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने हटा दिया, नवाज शरीफ को हटा दिया, जिन्होंने नवाज शरीफ को लोगों ने चुना था और लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था, तो उसको वहां से हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया और नवाज शरीफ खुद वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वही जो एक बात समझने वाली बात थी क्या, कि यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ को लोगों ने नहीं चुना था, ये खुद आए और खुद अपने आप को वहां का घोषित कर दिए चीफ एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये आगे चीफ एग्जीक्यूटिव तो बने ही बने, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पद तक भी गए। समझ रहे हैं ना। क्यों गए, क्योंकि इनके पास पावर था, मिलिट्री का पूरा सपोर्ट इनके पास था, इनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था, है ना। तो इनके खिलाफ जब कोई बोल नहीं सकता था तो ये अपने मन से पहले ही बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद इससे इनका मन नहीं भरा तो ये और बन गए प्रेसिडेंट पाकिस्तान के बन गए, क्योंकि इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन 2002 ही हैड अ रेफरेंडम इन द कंट्री। अब देखिए, चूंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए, लेकिन लोग इनको ना स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब देखिए, जब तक लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप प्रेसिडेंट किस काम के, है ना। इसका मतलब हो गया ये कि जब आपको यदि प्रेसिडेंट कहलाना है पाकिस्तान का तो लोगों का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, है ना। तो सपोर्ट पाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम जारी किया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि लोगों से पूछा जाएगा कि आप जनरल परवेज से सहमत हैं, खुश हैं कि नहीं है ना। ये उन्होंने किया। देखिए, यहाँ पे वोटिंग नहीं हुआ, याद रखिएगा, यहाँ पे वोटिंग नहीं हुआ था, रेफरेंडम हुआ था। क्या रेफरेंडम हुआ था, कि लोगों से पूछा जा रहा था पाकिस्तान में कि आप जनरल परवेज मुशर्रफ से खुश हैं कि नहीं है। और चूंकि ये जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री से बिलोंग करते थे, बहुत पावरफुल इंसान थे, तो सभी ने झूठ मूठ का हाँ भी कह दिया, डर के मारे हाँ भी कह दिया। और लेकिन हाँ, डर के मारे तो कहा ही कहा, प्लस जनरल परवेज मुशर्रफ ने कुछ यहाँ पे धोखाधड़ी भी किया था अपने आप को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो प्रेसिडेंट जब ये बन गए तो लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, और स्वीकार नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि हमको पहले लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी हम जाके पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कहला पाएंगे। ऐसे चिल्ला चिल्ला के कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक लोग सपोर्ट हमें नहीं करेंगे तब तक हम प्रेसिडेंट नहीं कहला पाएंगे। तो रेफरेंडम उन्होंने जारी किया, लोगों से उन्होंने पूछने का एक प्रोग्राम चलाया होगा कि क्या आप जनरल परवेज मुशर्रफ से खुश हैं, क्या आप उसे प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग डर के मारे भी हाँ बोल दिए होंगे, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थे उस समय पे, डिक्टेटर थे, समझ रहे हैं ना, मिलिट्री का हेड थे, उसको जो मन में आता वो करता उस समय पे। तो ये हो गया। जब रेफरेंडम उन्होंने करवाया तो पाकिस्तानी मीडिया, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स, ये तीन यहाँ पे जो आप नाम सुन रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को डायरेक्टली कहा कि आपने जो रेफरेंडम करवाया है ना, आपने जो यस नो वाला क्वेश्चन करवाया है, वो बिल्कुल का बिल्कुल गलत तरीके से आपने करवाया है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। आपने जो रेफरेंडम करवाया है वो तरीका नहीं था सही, आपने गलत तरीके से रेफरेंडम करवाया है और आप गलत तरीके से प्रेसिडेंट बन गए। देखिएगा यहाँ पे समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बने तो कोई लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहा था, तो इनको लगा कि सपोर्ट चाहिए लोगों का, तभी हम प्रेसिडेंट कहला पाएंगे। तो इन्होंने रेफरेंडम जारी कर दिया, और रेफरेंडम में भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहुत ही धोखाधड़ी किया था अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करने के लिए, है ना। तो पाकिस्तानी मीडिया, और देखिए मीडिया एक ऐसी चीज है ना किसी कंट्री का, हालांकि मीडिया है ना
फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, फोर्थ पिलर। क्योंकि यदि आप देखें, यदि चार फॉर एग्जाम्पल यदि एक कुर्सी है तो यदि उसका चार पाँव है तभी वो स्टेबल रह सकता है, यदि तीन है तो वो डगमगा सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी को यदि आपको स्टेबल करना है तो फोर्थ पिलर जो है ना उसका, थर्ड पिलर कुछ और है, फोर्थ पिलर जो है ना हमारा मीडिया ही है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा उनको, जनरल परवेज मुशर्रफ को, कि आपने जो रेफरेंडम करवाया है वो बिल्कुल की गलत तरीके से करवाया है। और देखिए मीडिया एक ऐसा चीज है ना जो कि आपको रातों रात बर्बाद भी कर सकती है और रातों रात आपको आबाद भी कर सकती है। तो मीडिया किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, खास करके डेमोक्रेसी में। तो मीडिया ने कहा, फिर से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों के राइट के लिए आवाज उठाती है, लोगों के राइट के लिए प्रोटेस्ट करती हैं, लोगों के राइट के लिए लड़ती हैं, लोगों के राइट के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है। तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में था जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ से कह रहे थे कि आपने जो रेफरेंडम करवाया है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से करवाया है, वो सही नहीं है। उसके बाद डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डेमोक्रेसी को खुलेआम सपोर्ट करते हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए वो जान भी दे सकते हैं। तो ऐसे लोग भी वहां पे थे। उन्होंने कहा जनरल परवेज मुशर्रफ से कि रेफरेंडम आपका सही नहीं था, आप गलत तरीके से प्रेसिडेंट बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ को लगा ना कि इतना से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मीडिया भी हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान फिर से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे खिलाफ है, फिर से डेमोक्रेसी के जितने भी लोग एक्टिविस्ट हैं वो भी हमारे खिलाफ हैं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये जनरल परवेज मुशर्रफ सोच रहे थे। और चूंकि प्रेसिडेंट तो बन ही चुके हैं। अब देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ ना अभी बिना सपोर्ट के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब लोगों ने उनको यस नो में क्वेश्चन दिया, लेकिन डर के मारे दिया, और बहुत बार तो इन्होंने गलत तरीके से उनको किया अपने आप। बहुत बार उन्होंने क्या किया, गलत तरीके से घोषित भी कर दिया कि हम प्रेसिडेंट हैं अब यहाँ के। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के जनता ने जनरल परवेज मुशर्रफ को बाई चॉइस प्रेसिडेंट घोषित नहीं करा था, अपना प्रेसिडेंट नहीं चुना था। ये इसका मतलब हुआ कि ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ अपने आप को प्रेसिडेंट का जो है ना पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर चुका था। यहाँ पे कहीं पे भी लोगों ने ये नहीं कहा था कि हाँ आज से आप ही हमारे प्रेसिडेंट हैं, लोगों ने कभी नहीं कहा था। प्लस लोगों ने कभी वोट भी नहीं दिया था, और जो रेफरेंडम हुआ था वो तो बिल्कुल ही गलत तरीके से हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट कहला रहे थे उस समय पाकिस्तान पे, वो इलेक्टेड नहीं थे, वो नॉन इलेक्टेड थे, और वो एक मिलिट्री से बिलोंग करते थे, चूंकि डिक्टेटरशिप हो गया हमारा ये, है ना। तो यहाँ तक में हम लोग ये समझ गए कि जनरल परवेज मुशर्रफ को लोगों ने नहीं चुना था, वो अपने आप ही डिक्लेयर कर दिए थे कि हम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और रेफरेंडम तो वो गलत तरीके से करवाया था। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वो नॉन इलेक्टेड था, उनको लोगों ने नहीं चुना था। अब यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ को लग रहा था कि इतना से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा है पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ये सारा का सारा हमारे खिलाफ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि मीडिया चला दे टीवी पे कि जनरल परवेज मुशर्रफ गलत तरीके से रेफरेंडम करवा के पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन चुका है, तो फिर इसका कुर्सी खतरे में पड़ सकता था, है ना। तो अब जनरल परवेज मुशर्रफ को यह लग रहा था कि ये छोटे मोटे काम से, छोटे मोटे चीजों से काम नहीं चलने वाला, कुछ बड़ा किया जाए, है ना, कुछ बड़ा धमाका किया जाए। अब क्या होता जरा देखिए यहाँ पे, इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, लीगल फ्रेम ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब चूंकि ये प्रेसिडेंट बन चुके थे पाकिस्तान के, इलेक्टेड तो नहीं थे लेकिन बन चुके थे, अपने मर्जी से भी बन चुके थे, क्योंकि इनके पीछे मिलिट्री का सपोर्ट था, पूरा का पूरा आर्मी का सपोर्ट था, ये जो चाहते वो कर सकते थे। तो ये प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो इन्होंने अगस्त 2002 में क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला। अब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है? ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसके तहत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें चेंजेस किया जा सकता था, अमेंडमेंट किया जा सकता था, संशोधन किया जा सकता था। मतलब ये कि मान लीजिए पहले पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और होगा, तो उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ हटाया जा सकता है, तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत हो सकता था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, तो ये एक ऐसा नियम था जहां से कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस, इस रूल के हिसाब से, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हिसाब से
द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। देखिए यहाँ पे नेशनल का मतलब हो गया यहाँ पे सेंट्रल, और प्रोविंशियल का मतलब हो गया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के हिसाब से, हालांकि यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का केवल एक ही मकसद नहीं था कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं, नहीं, कुछ और भी था। क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ चुका था उस समय पे इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कि वो स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, वो हटा भी सकता है, वो ये पावर उसके पास आ चुका था केवल और केवल इस ऑर्डर के वजह से। और ये ऑर्डर निकाला भी किसने था? प्रेसिडेंट, यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने निकाला था। और वो क्या कर सकता था? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकता था, बदल सकता था। दूसरा चीज ये कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को डिसमिस कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है इसमें। उसके बाद आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वेयर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस लॉ को पास होने के बाद, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को पास कर देने के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। अब आपको समझ में ये हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि चूंकि डिक्टेटरशिप है तो यहाँ पे इलेक्शन का क्या जरूरत है ना? और डिक्टेटरशिप में तो इलेक्शन कुछ नहीं होता है। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ का यहाँ पे कंट्री पे रूल करने का ना तरीका अलग था। क्या तरीका अलग था? ये तो डिक्टेटरशिप पहली बात तो ही थे। इन्होंने क्या कहा कि पहले जैसे इलेक्शन होते थे नवाज शरीफ के टाइम पे, इलेक्शन वैसे ही होगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आके पार्लियामेंट्री हाउस में बैठेंगे उन पे कंट्रोल हमारा होगा। अब समझिएगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ कि नवाज शरीफ के टाइम पे जैसे गवर्नमेंट चलता था वैसे ही चलेगा, जैसे चुनाव होता था वैसे ही होगा, जैसे इलेक्शन होता था वैसे ही होगा, जैसे लीडर चुने जाते थे वैसे ही चुने जाएंगे। लेकिन उस लीडर पे ना फाइनल पावर, या फिर आप कह सकते हैं कि उस लीडर पे डायरेक्ट कंट्रोल, उस लीडर पे डायरेक्ट नजर रहेगा किसका? मिलिट्री का, यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ का। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो इलेक्टेड मेंबर चुने जा रहे थे वो अपना पावर पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? मिलिट्री का कंट्रोल है, डिक्टेटरशिप का कंट्रोल है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो इलेक्शन हुआ, वहां पे इलेक्शन हुआ। कैसे हुआ इलेक्शन? जिस प्रकार से पहले होता था वैसे ही इलेक्शन हुआ, बाय वोटिंग। उसके बाद क्या हुआ? दी वर्क ऑफ सिविल कैबिनेट। सिविल कैबिनेट का मतलब क्या हो गया? सिविल कैबिनेट का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे इंडिया में है ना, राज्यसभा है, लोकसभा है, हमारे पास 2 पार्लियामेंट्री हाउस है, उसमें जो हमारे लोग बैठे हुए रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं, है ना? मंत्री का आप कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक संगठन है वो, ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। तो उसी प्रकार से सिविल कैबिनेट का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिविलियन कैबिनेट। क्यों? अच्छा, सिविलियन क्यों कहा गया? सिविलियन इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुना गया है, लोगों के द्वारा चुना गया है। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो सभी के सभी सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे सिविलियन कैबिनेट का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो भी हमारा ग्रुप रहता है ना, उन सारे को कहा गया है सिविलियन कैबिनेट। अब ये सारे के सारे बाय वोटिंग चुने गए थे, लोगों के द्वारा चुने गए थे, लोगों ने इनको चुना था, है ना? और ये पार्लियामेंट्री हाउस में अपना बैठ के जो भी नियम वम था ये सब बनाते भी थे अपना। लेकिन इसके ऊपर ना नजर रखा जा रहा था किसके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ध्यान से समझिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर यानी कि पार्लियामेंट्री हाउस पे किसका नजर, कौन नजर रख रहे थे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, पार्लियामेंट्री हाउस किसी कंट्री का वो हाउस होता है ना जहां से कि पूरा कंट्री को डोमिनेट किया जाता है, पूरे कंट्री को रन किया जाता है। किस कंट्री, पूरे कंट्री में नियम लागू क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारा कुछ उसी पार्लियामेंट्री हाउस से निकल के आता है। तो उसी पार्लियामेंट्री हाउस में हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते थे जो कि चुने हुए थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के। तो उन पे नजर रखा जा रहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जो कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या था? डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी हमारे सदस्य थे पाकिस्तान में उस समय पे, वो चुने हुए तो थे, इलेक्टेड तो थे, लेकिन वो अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? मिलिट्री का कंट्रोल है।
तो मिलिट्री ने एक काउंसिल बनाया, एक संगठन बनाया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब ये कि ये ना पूरा का पूरा उस पार्लियामेंट्री हाउस पे नजर रखेगा और ये नजर रखेगा और वो देखेगा कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हमारे सदस्य हैं क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या कुछ वो अलग से कुछ तो नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। वही ये सारा का सारा काम ये इसका चेक करने वाला था, ठीक है ना। जो कि ये भी किसके अंडर आते थे, हमारे मिलिट्री के अंदर ही आते थे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ के ही अंडर में ही आते थे। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुआ। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर बट द फाइनल पावर रेस्ट विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, ठीक चीज़ है, अच्छा चीज़ है, इलेक्शन होना भी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, वो जीत भी गए, वो पार्लियामेंट्री हाउस में जाके बैठ भी गए, वो भी ठीक है। लेकिन वो जो डिसीजन ले रहे थे ना वो फाइनल डिसीजन नहीं होता था। वो डिसीजन लेने के बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाता था किसके द्वारा, जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा, जो कि चुनाव के, जो कि इलेक्टेड नहीं थे, जो कि लोगों ने उनको नहीं चुना था, लेकिन वो बाय फोर्स आप कह सकते हैं, जबरन वो क्या हो चुके थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन चुके थे। और फाइनल डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी था, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो था वो किसके पास था, मिलिट्री के पास था। आप मिलिट्री कह लीजिए या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ कह लीजिए। तो आप ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन भी हो रहा था, जैसे सिस्टम चलता था पहले नवाज शरीफ के टाइम पे, उस वैसा ही सब कुछ यहाँ पे था। लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो एमपी के पास नहीं था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं था, उनके पास नहीं था जो कि लोगों के द्वारा चुना गया है, बल्कि उनके पास था जो कि लोगों के द्वारा चुना हुआ नहीं है। यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के पास फाइनल पावर है, वही वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यदि आपके कंट्री में डेमोक्रेसी है, यदि आप ये दावा करते हैं, आप ये मानते हैं कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किनके पास होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुना गया है, ना कि जो लोगों के द्वारा ना चुना गया है। बात समझ में आ रहा है। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए, उसके पास जो कि लोगों ने बाय वोट अपने लीडर को चुना है, उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में उस समय पे क्या हो सकता था, ये हो सकता था कि मान लीजिए सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलके कुछ नियम कानून बनाया, उसको लागू करवाना है, लेकिन वो लागू नहीं करवा सकते थे। क्यों नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ है कौन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो देख रहा है कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर कुछ नियम कानून बनता था तो फिर वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास जाता था, उसका एक कॉपी कि सर आप देखिए हम लोग ये कर रहे हैं, क्या आप सहमत हैं। यदि वो कह दिया नहीं तो वो नियम लागू नहीं होगा, और यदि कह दिया हाँ तो वो नियम लागू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस कहानी से हमको ये मालूम चल रहा है कि पाकिस्तान में पहले डेमोक्रेसी था, फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप हुआ। डिक्टेटरशिप में लीड कर रहे थे कंट्री को कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि बाद में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव बने। अपने आप को वो डिक्लेयर कर दिए, लोगों ने इसको नहीं कहा था, ये अपने आप कह दिए। क्यों कह दिए, क्योंकि इसके पास मिलिट्री का सपोर्ट था। उसके बाद फिर ये बाद में प्रेसिडेंट भी बन गए, ठीक ना। उसके बाद फिर ये 2002 में रेफरेंडम भी करवाया लोगों का सहमति लेने के लिए, लेकिन ये गलत तरीके से करवाया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के द्वारा ये चुना हुआ प्रेसिडेंट नहीं था, ये अपने मन से बन गया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इनको कहा कि आप जो कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं, आपने जो रेफरेंडम करवाया है ये गलत तरीके से आपने करवाया है। तो इनको लगा कि इतना छोटे मोटे से काम नहीं चलने वाला है। तब जाके इन्होंने 2002 अगस्त में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला, जिसके तहत ये क्या कर सकते थे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते थे, प्लस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रोक सकते थे, डिसमिस कर सकते थे, बर्खास्त कर सकते थे। जो अच्छा आपको लगे आप वो बोल दीजिए। उसके बाद फिर लॉ पास होने के बाद, ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होने के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद इलेक्शन जिस प्रकार से पहले होता था नवाज शरीफ के टाइम पे, वैसे ही इलेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे फर्क केवल ये था, फर्क केवल यहाँ पे ये था कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास रहेगा। लेकिन पहले किसके पास रहता होगा, इलेक्टेड लीडर यानी कि नवाज शरीफ के पास। वो नवाज शरीफ इलेक्टेड लीडर थे, लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, अब तो वो रहे नहीं। तो ये एक ऐसे इंसान थे जनरल परवेज मुशर्रफ जिनको कि लोगों ने नहीं चुना था। उसके बाद फिर सिविलियन कैबिनेट क्या था, सिविलियन कैबिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, है ना।
जितने भी हमारे लोग थे वहाँ पे वो सारे थे, इनके ऊपर नजर रखा जा रहा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, है ना, चुपके चोरी छिपे कोई नियम तो नहीं लगा दे रहे हैं अलग कंट्री पे। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लेकिन डिक्टेटरशिप के पास ही था, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही था। उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर तो मिलिट्री के पास है। तो अब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन अपना निकाल सकते हैं कि सो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, क्योंकि उसी के यदि उसके पास होगा तो वो अच्छी तरीके से निर्णय ले पाएगा, वो अच्छी तरीके से कंट्री को चला पाएगा। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर ऑलवेज किसके पास होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर के पास होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पहला फीचर्स जो कि हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ चुका है। और देखिए स्टोरी एनसीईआरटी में स्टोरी के साथ बताने का मतलब ये रहता है ना कि आपको स्टोरी के द्वारा आपको ये चीज समझ में आ जाए, प्लस आप उस कंट्री के बारे में भी जान पाएं कि वहाँ पे क्या सिस्टम था एक समय पे। तो ये एनसीईआरटी का मेन मकसद होता है। आई होप आपको यहाँ पे अब कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चीज हम लोग डीपली यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। आज से क्लास से हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि इसका सेकंड फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के केस के बारे में पढ़े हैं, आने वाले लेक्चर में हम लोग चाइना और मैक्सिको के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। लगभग 4 इसमें आपका फीचर्स दिया हुआ है, चारों को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्लास ओवर करेंगे और इसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।